अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव व्यूअर्स। आप जानते हैं कुछ लम्हों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर की है और इस तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना जो मौक़िफ़ है मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो रखा है। पाकिस्तान की सियासत में व्यूअर्स आप जानते हैं कि जो ख़त है जो लिखा गया है फ़ौरन किसी मुल्क कंट्री की तरफ से बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिसमें ये कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाम होती है तो इसके कौन सी जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अगर ये नाकाम होती है तो पाकिस्तान की अब तक की जो पॉलिसी है उसको हम माफ़ कर सकते हैं। यानी ये इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है, इलाकाई पॉलिसियाँ अपनाई है, वो दर हकीकत किसी भी एतबार से हमारे लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश की गई है और अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मौजूदा जो रजीम है इसको चेंज करना या इसको तब्दील करना हमारा मकसद है। तो व्यूअर्स, इसी तरह के बहुत से सवाल जो आपके जहनों में इस मौजूदा सारी सिनेरियो में उठते होंगे, उन सवालात का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। वो सवाल तो मैंने अपनी इस बुक में लिख लिए हैं, वो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे और इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल के पीछे ख़त के पीछे कौन है, इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। और साथ ही साथ इस मौजूदा सारी सिनेरियो में जो बहुत से सवाल उठते हैं उनका हम जवाब तलाश करने की जो है कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इमरान खान की गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी की, 3 साल की जो उनकी खारजा पॉलिसी रही है। तो सबसे पहले हमें यह बात करना होगा कि ये जो ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि इलाकाई जो पॉलिसियाँ इमरान खान की गवर्नमेंट ने व्यूअर्स अपनाई है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मौजूदा रजीम जो है इसको तब्दील किया जाए और तहरीक अदम एतमाद को इस तनाजुर में कामयाब होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लें कि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा मफादात किसके वाबस्ता हैं। अगर जिसके सबसे ज़्यादा मफादात इस खित्ते में वाबस्ता हैं वही मुल्क हो सकता है कि बुनियादी तौर पर जिसने ये ख़त या जिस मुल्क की तरफ से ये जो ख़त है वो बुनियादी तौर पर लिखा गया है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम ले लेते हैं इस खित्ते पाकिस्तान को देख लें। पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर अफगानिस्तान लगता है, ऊपर हमारे शमाल की तरफ चाइना लगता है, मगर हमारे मशरक़ की तरफ जो है वो इंडिया मौजूद है और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि रूस भी एतबार से हमारा एक बहुत ही करीबी मुल्क है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चीन से ये मामला भी व्यूअर्स शुरू कर लेते हैं। चीन जो है वो बुनियादी तौर पर जनूबी चीन का जो इलाका है उसमें अमेरिका के सबसे ज़्यादा जो है व्यूअर्स मफादात वाबस्ता है और बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए कि चीन को बुनियादी तौर पर अस्करी, मुआशी और सियासी लिहाज से इस खित्ते में टारगेट करने की अमेरिका भरपूर कोशिश करता है। वो किस तरह से कोशिश करता है तो सबसे पहले आप व्यूअर्स ये समझ लें कि जो चीन की जो इकोनॉमी है या उसकी पूरी दौलत है वो तकरीबन 15,600 अरब डॉलर के करीब है और जो अमेरिका है उसकी दौलत जो है वो मजमूई दौलत वो 20,000 अरब डॉलर के करीब है। जो अमेरिका है वो एक जवाल पजीर उसका सरमायादाराना निज़ाम है, वो एक जवाल, एक डिक्लाइन, एक पावर है। लेकिन जो चीन है वो एक उभरती हुई ताकत है जिसमें बहुत सलाहियत मौजूद है कि वो बहुत कम अरसे में अमेरिका से जो है बहुत बड़ी ताकत जो है वो बन सकता है। तो इस तनाजुर को सामने रखते हुए व्यूअर्स इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें जनूबी चीन का जो इलाका है उसमें दुनिया की 50% जो है वो फिशिंग होती है या हम कह सकते हैं जो मछली है वो पकड़ी जाती है बुनियादी तौर पर इस समुद्र के अंदर। और चीन अपनी सारी तजारत जो है वो जनूबी चीन के अंदर या इंडो पैसिफिक का जो खित्ता है वहाँ से बुनियादी तौर पर करता है। तो सबसे पहले जो चीन जो उभरती हुई ताकत है वो अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल है और इसलिए वो इसको टारगेट करने की कोशिश करता है अस्करी लिहाज से, माशी लिहाज से और सियासी लिहाज से। अब वो क्या करता है, किन चीज़ों को जवाब बना के ये कार्रवाइयाँ अमल में लाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि ताइवान को टारगेट बनाता है इस चीज़ को जवाब बनाने के लिए कि जो चीन है उसको टारगेट किया जाए। ताइवान को किस तरह से बनाता है, ताइवान का मामला यह है कि 1894 तक जो ताइवान है वो बुनियादी तौर पर चीन का हिस्सा रहा है। उसके बाद जो है वो जापान के साथ जंग हुई है तो जापान ने उस पर बुनियादी तौर पर कब्जा कर लिया। 1945 में जब जंग अजीम दोम व्यूअर्स ख़त्म हुई है तब जापान ने ये खाली किया है। तो उसके बाद ताइवान में एक हम कह सकते हैं कि एक नीम खुद मुख्तार जो है हुकूमत कायम हो गई है। उसके बाद से जो है जो चीन है उसका असर रसूख रहा है। 1971 में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात कायम करवाने में भरपूर साथ दिया और मदद की अमेरिका की। अमेरिका के जो इस्टेब्लिश हुए ताल्लुकात बुनियादी तौर पर चीन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका ने हमेशा ताइवान को जो है बुनियादी तौर पर चीन का हिस्सा बुनियादी तौर पर तस्लीम किया है। और इसी हवाले से बुनियादी तौर पर 2013 में या 14 में CPEC का BRI का जो मनसूबा, जिसमें CPEC भी शामिल है, BRI का मनसूबा स्टार्ट हुआ कि चीन ने अपनी सारी दुनिया में अपनी जो इकोनॉमी है उसको फैलाना शुरू किया, सड़कों का जाल फैलाना शुरू किया और दूसरे ममालिक हैं उनमें सरमायाकारी करने के हवाले से जो है व्यूअर्स आगाज़ किया। तो इस तनाजुर में अमेरिका के लिए जो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही धचका लगा कि चीन जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, अपनी मईशत को बढ़ा रहा है, अपने सियासी असर और रसूख को बढ़ा रहा है और अपनी अस्करी ताकत को भी बढ़ा रहा है। तो ये काबिल तशवीश का बाइस थी अमेरिका के लिए। तो ये वहाँ से उसने जो है
वो तब्दीली लाना शुरू की अपनी पॉलिसी के हवाले से कि ताइवान के मामले पर जो चीन का मौक़िफ़ तस्लीम करता था कि वो एक सूबा है चीन का, उसमें तब्दीली लाना वो बुनियादी तौर पर उसने शुरू की। और शुरू में बुनियादी तौर पर उसको आहिस्ता आहिस्ता ताइवान को एक मदद करनी शुरू की, उसकी अस्करी लिहाज से मदद करनी शुरू की, उसके बुनियादी पर मुख्तलिफ तरीके से उसको सपोर्ट करने की शुरू की और इस चीज़ को जवाब बनाने की शुरू की कि बुनियादी तौर पर ताइवान जो है वो उसके अंदर जो एक क़यादत मौजूद है जो चाहती है कि वो चीन के साथ या चीन के असर रसूख में नहीं रहना चाहते, उसको बुनियादी पर एक तरह से तेल जो है वो फराम करने की ये बुनियादी पर अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। अब मौजूदा सिनेरियो यहाँ तक पहुँच गया है कि हम जानते हैं कि दिसंबर 2021 के अंदर जब जो हम कह सकते हैं कि जमहूरियत के हवाले से इजलास हुआ जिसमें बुनियादी तौर पर चीन को नहीं बुलाया गया लेकिन ताइवान को बुलाया गया, पाकिस्तान को भी बुला लिया गया लेकिन पाकिस्तान ने उसमें शिरकत करने से व्यूअर्स बुनियादी तौर पर इनकार कर दिया। जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया तो ये पाकिस्तान ने इस तनाजुर में किया कि ताइवान को तो बुला लिया है लेकिन चीन जिसका असर और रसूख है, ये बुनियादी तौर पर चीन जिसको सूबा अपना तस्लीम करता है ताइवान को, चीन को नहीं बुलाया गया। तो चीन के पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा मफादात वाबस्ता हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने अपने वसी तर मफाद में यह फैसला किया या मौजूदा हुकूमत ने या गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान ने फैसला किया कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिसी अपनाई इमरान खान की या मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये बुनियादी पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ताइवान के मामले को बुनियादी तौर पर अब जवाज़ बनाता है अमेरिका कि वो उसका हिस्सा नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसीज़ को इसकी तरफ ले जा रहा है कि बुनियादी तौर पर ताइवान को इस सतह पर या इस नहज पर ले जाया जाए कि बुनियादी तौर पर जो चीन है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से उसके जंग की सी पोजीशन में जो है अमेरिका के साथ आ जाए और जवाज़ बनाएगा वो ताइवान को। अब ताइवान का मामला ये है व्यूअर्स, वो एक हम कह सकते हैं कि जजीरे नुमा एक छोटा सा मुल्क है जो बहुत ही करीब है चीन के, एक जजीरा एक खित्ता है, वो वहाँ से जो अमेरिका ने सिर्फ अब बुनियादी तौर पर उसको जवाज़ बना लिया है लेकिन जापान को वो मजबूत कर रहा है, उसके 53,000 के करीब वहाँ पर फौज मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने आकोस का मुआहिदा किया है ताकि जो जंगी आबदोज़े हैं वो उसको जो बनाने में मदद करेगा। इस तरह जनूबी कोरिया का जो खित्ता है उसको बुनियादी पर मदद कर रहा है, वहाँ भी उसकी 30,000 के करीब जो आर्मी हर वक्त मौजूद रहती है। इस तरह जो भारत है वो मौजूद है, ये तकरीबन 4 ममालिक है जो क्वाड की शक्ल में मौजूद है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और इंडिया है। और इसी तरह 5 आइस के नाम से एक इत्तेहाद है जिसमें 5 ममालिक जो है वो शरीक है और 2021 के अंदर आकोस का मुआहिदा किया है जो बुनियादी तौर पर जिसमें बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल है। ये जो मुआहिदात किए जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर चीन को या जनूबी चीन का जो खित्ता है जिसके ज़रिए से चीन अपनी तजारत करता है उसको कमज़ोर करने की कोशिश के लिए बुनियादी तौर पर बनाया जा रहा है और चीन को बुनियादी तौर पर टारगेट करने की भरपूर कोशिश की जाती है और उसको टारगेट करने के हवाले से ये सारे मुआहिदात किए जाते हैं और उसके हवाले से जवाब जो बनाया जाता है वो ताइवान का जो मामला उसको उठाया जाता है। इसी तरह की ताइवान जैसी सूरत हाल है हांगकांग की उसको उठाता है और संख्या के मुसलमानों की उठाता है। तो इसी चीज़ को बुनियादी तौर पर जवाब बनाते हुए अमेरिका जो है वो चीन पर हमला करने के लिए उसका जो बुनियादी तौर पर एक तरह से हमला करता है और चीन के लिए बुनियादी तौर पर ताइवान इसलिए ज़रूरी है ताकि अमेरिका ने जो इत्तेहादी बना लिए हैं अपने, चाहे वो बड़े बड़े मुल्क हो जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चाहे वो जनूबी कोरिया हो, चाहे वो छोटे छोटे ममालिक हो, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, फिलिपीन हो गया या दूसरे छोटे छोटे ममालिक हो या वियतनाम हो गया। तो ये जो ममालिक है जो चीन अपनी एक तरह से रिजर्वेशन रखता है बुनियादी तौर पर, इसलिए ताइवान इसलिए ज़रूरी है कि वो जापान को एक तरह से वहाँ से टैकल कर सकता है आसानी से और जो जापान है जो ताइवान है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो चीन इसलिए वो बुनियादी तौर पर अपना एक जो है असर रसूख रखता है। अगर तारीख में देखें तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि 1800 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो बुनियादी तौर पर चीन का कब्जा ताइवान पर रहा है जिसको अमेरिका भी तस्लीम करता रहा है, लेकिन CPEC या BRI के तनाजुर में उसने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया और इस सारे सिनेरियो में उसने ये पॉलिसी अपनाई कि इसको टारगेट करने की भरपूर कोशिश की जाए, ताइवान के मामले को, हांगकांग के मामले को और संख्यांग के मामले को जवाज़ बनाते हुए अमेरिका ये बुनियादी पर करता है। व्यूअर्स, ये सारी तहमीद बांधने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब चीन का दौरा किया, ये जो एक तरह से चीन इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अमेरिका के मफादात वाबस्ता हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ताइवान को, हांगकांग को और संख्यांग को, इसकी जो चीन का जो मौक़िफ़ है उसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया। अब जब इनके तस्लीम कर लिया तो जारी बात है जो गेंद थी, जब बॉल थी, वो बुनियादी पर इमरान खान ने चीन की तरफ फेंकी, लेकिन जाकर वो हम कह सकते हैं कि जैसे लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है जाके किसी ठोस चीज़ पर लगती है जहाँ बुनियादी पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाके अमेरिका को सीधी लगी। तो ये हकीकत अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल था कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा मुल्क जिसमें जो हुकूमतें बनती है या उसकी जो अमेरिका जो अपने मफादात है उसके थ्रू अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है और अपने जो अहकामात है वो मनवाता रहा है, उसके अंदर जो मुल्क के
अंदर किसी के ऐसी क़यादत का आ जाना कि वो बुनियादी पर आज़ादाना पॉलिसियाँ अपना सके या अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो बुनियादी पर अपने मफादात वास्ते जो है वो खड़ी कर सके, उसके लिए नाकाबिले कबूल हो गया। तो ये बुनियादी तौर पर ताई वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसमें इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक ये मौक़िफ़ अपनाया और बुनियादी तौर पर जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल था। उसके अलावा बुनियादी पर अफगानिस्तान का मामला ले लें, उसमें मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा ज़्यादा तफसील से, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें 90s और 80s और 90s में पाकिस्तान ने एक अफगानिस्तान के मामले पर एक पॉलिसी अपनाई कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से कि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वो सिक्योर होना चाहिए, उससे दहशतगर्दी जो है वो बरामद नहीं होनी चाहिए। जैसे 9/11 हुआ उसके बाद भारत ने एक भारी इन्वेस्टमेंट वहाँ की, जो उसके कौंसल जनरल जो जनरल कौंसल थे उस पर बुनियादी पर उसमें जो अफगानिस्तान की माजी की जो खुफिया एजेंसी थी उनको साथ मिला के वो दहशतगर्दाना जो है सरगर्मियाँ किया करता था, दहशतगर्द तैयार किया करता था। उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो दाखिल किया जाता था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धमाके कराए जाते थे और पाकिस्तान को जो अदम इस्तेहकाम है उसका जो है बुनियाद पर एक तरह से शिकार किया जाता था। लेकिन यही वो सारा सिनेरियो था जब 15 अगस्त 2021 को बुनियादी पर तालिबान यहाँ पर उन्होंने अपना एक तरह से अपने मुल्क पर बुनियादी पर वो वापस आए या उनका इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया है। तो इस सिनेरियो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा गया कि आप बेसिस दें, पाकिस्तान को बुनियादी पर जो है कहा गया कि आप एक तरह से जो है पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को दोबारा से अमेरिका के हवाले कर दे ताकि वो इस हवाले से जो ड्रोन अटैक है वो अफगानिस्तान के अंदर कर सके। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से या मौजूदा हुकूमत की तरफ से यह मौक़िफ़ अपनाया गया, वो किसी भी एतबार से पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन हम जंग में किसी भी एतबार से शरीक नहीं हो सकते। तो ये जो एक मौक़िफ़ था वो दर हकीकत अमेरिका को दूसरी बार हिट किया। तो साथ ही साथ व्यूअर्स ये जो मौक़िफ़ हिट किया वो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल था और साथ ही साथ इमरान खान ने, क्योंकि जो अमेरिका है वो चाहता है कि अफगानिस्तान कभी भी पुरअमन नहीं होना चाहिए, उसमें अदम इस्तेहकाम रहना चाहिए, उसकी मईशत कमज़ोर से कमज़ोर होती रहनी चाहिए ताकि जो वहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाम बसती हैं, मुख्तलिफ गिरोह बसते हैं वो आपस में ही लड़ते रहे, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे और अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की अमाजगा बन जाए और उसके ज़रिए से ताकि जो पाकिस्तान अंदर है, पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर जो है हमेशा जो इंसर्जेंसी की जो है वो सूरत-ए-हाल बहाल रहे। तो उसका मकसद ये है ताकि CPEC को जो टारगेट किया जा सके और बुनियादी तौर पर चीन जो 10,000 किलोमीटर का फासला तय करके बुनियादी तौर पर जनूबी चीन या इंडो पैसिफिक से तय करते हुए बहरा हिंद गवादर की बंदरगाह तक पहुँचता है, 10,000 किलोमीटर का भी उस फासला तय करता है। अगर गवादर बंदरगाह जो बुनियादी तौर पर बहाल हो जाती है और CPEC के रूट से वो अपनी तजारत शुरू करता है तो 3400 किलोमीटर का यह फासला रह जाएगा। तो बुनियादी तौर पर यही अमेरिका का बुनियादी एक मकसद है जिसको वो टारगेट करने की कोशिश करता है ताकि CPEC जो है वो बुनियादी तौर पर इसका शिकार हो और वो उसी वक्त जो है मुमकिन हो सकता है जब बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा और बुनियादी तौर पर जब अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हमेशा जो है दहशतगर्दी का शिकार रहेगा। उसके लिए जो है अफगानिस्तान का कमज़ोर से कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए वो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के असासे $10 अरब के करीब जो है वो उसके पास सांप बनकर बैठा हुआ है और उसको रिलीज़ नहीं कर रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने क्या किया कि मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ अमेरिका को बेसिस के हवाले से एब्सोल्युटली नोट कहा बल्कि उससे एक कदम आगे गई। अफगानिस्तान के अंदर उसको एक तरह से एक ऐसा बुनियादी तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा बुनियादी तौर पर सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई या ऐसी पॉलिसी अपनाई गई कि बुनियादी तौर पर सारे ममालिक को मिलाकर खित्ते के मजबूत ममालिक जैसे चीन हो गया और रूस हो गया, इनको मिलाकर जो छोटे ममालिक हैं उनके साए में बुनियादी तौर पर एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जाए कि अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है तस्लीम करने के हवाले से जो है एक मुतफ़िका अमल जो लाया अमल जो है वो बुनियादी तौर पर सामने लाया जा सके। उस हवाले से आप जानते हैं शाह महमूद कुरैशी चीन के अंदर मौजूद थे तो इसकी वजह बुनियादी तौर पर यही थी। तो इस हवाले से ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो इसको तस्लीम किया जाए, उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम हो और उसकी तजारत शुरू हो सके, वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके और अपनी एक मजबूत जो है फौज वो बना सके ताकि उसकी जो सरजमीन है वो कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जो है इस्तेमाल ना कर सके। तो ये जो खित्ते की वाबस्ती है या इस खित्ते का उठना है वो दर हकीकत या इस खित्ते की जो तरक्की है वो दर हकीकत अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और इसीलिए बुनियादी तौर पर क्योंकि पाकिस्तान की जो एक तरह से तरक्की है, पाकिस्तान की जो मईशत है या पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान के साथ साथ जो सेंट्रल एशियाई ममालिक है उनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर उनका जो अमन है वो भी अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका की इमरान खान ने जो अफगानिस्तान के मामले पर जो पॉलिसी अपनाई वो भी अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल
ठहरी। तो ये व्यूअर्स इसके साथ चीज़ इस खत में जवाब बनाया गया, सिर्फ रूस को बुनियाद पर बुनियाद बना दिया गया कि रूस का दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्यों किया, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी जितने मैंने चीन और अफगानिस्तान के मामले पर आपको ब्रीफ किया है। इससे ज़्यादा इससे इन मामला से कम अहमियत जो है वो रूस की थी, लेकिन इसको ज़्यादा हाईलाइट इस खत के अंदर बुनियादी तौर पर किया गया। उस एतबार से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर थे, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एम्बेसडर थे, उन्होंने एक खत लिखा वज़ीर आज़म को, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा जिसमें वज़ीर आज़म को एक कहा गया कि आप यूएन की जनरल असम्बली है, वहाँ पर बुनियादी तौर पर खत की जो है वो रूस की जो के साथ जंग है उसकी मजम्मत करे या उसकी हमायत करे करारदाद की। तो इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आपने भी ये खत भारत को भी लिखा है कि भारत आज इस मौजूदा मौके में जब से पाबंदियां लगाई हैं रूस पर, यूरोप ने, अमेरिका ने, तब से वो बुनियादी पर चीन मुकम्मल तेल जो है वो सबसे ज़्यादा भारत खरीद रहा है रूस से, उसको तो बुनियादी पर किसी तरह एतबार से नहीं कहा गया, लेकिन ईरान उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, कोई मुल्क उसके साथ तजारत नहीं कर सकता, अगर करता है तो उस पर भी पाबंदियां लगा दी जाती है, लेकिन भारत का ये जो है मामला देखने में नहीं आता। तो इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी तरफ से जब ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आपने यही खत जो है वो जो भारत को भी लिखा है या नहीं लिखा, कि हम आपके गुलाम हैं, कि आपकी जो पॉलिसियाँ हैं उस पर हम मिनो जैसा आप कहें जो है वो उस पर अमल करते रहे। तो एक तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से जो अमेरिका का जो मौक़िफ़ था उसकी बुनियादी तौर पर मुखालफत की, और दर हकीकत पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी थी, बुनियादी पर या सॉवरेंटी थी, उसको बुनियादी पर तहफ़्फ़ुज़ देने की बुनियादी पर उनकी तरफ से कोशिश की गई। तो ये तीन चीज़ें व्यूअर्स जो मैंने आपको बताई, उस हवाले से जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है, अगर आप इस सारे सिनेरियो में देखें तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अमेरिका इस तनाजुर में बुनियादी तौर पर खत कौन मुल्क जो है वो लिख सकता है, किस मुल्क के जो बुनियादी तौर पर इस खित्ते में सबसे ज़्यादा मफादात है जो वाबस्ता है जो खत इस एतबार से लिखा गया है। तो इसका जवाब व्यूअर्स मुझे आप दें, जिसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में फिलबदी या स्पॉन्टेनियसली या बिला इख्तियार उनके मुँह से अमेरिका निकल भी गया, तो बुनियादी तौर पर कहना चाहिए वो अमेरिका ही है जिसने बुनियादी तौर पर यह खत लिखा है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है धमकी दी गई है। इस सारे खत में या इस सारे सिनेरियो में ये जो खत लिखा गया है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज करने की कोशिश की गई है, वो अमेरिका ने ही खत ये लिखा है। अच्छा व्यूअर्स, जो दूसरा सवाल उठता है या इस खत में बुनियादी पर इजहार किया गया कि बुनियादी तौर पर या गवर्नमेंट की तरफ से एक तासुब भी दिया गया कि इसमें जो मौजूदा अपोजिशन क़यादत है वो बुनियादी पर इसमें मुलव्वस है, और नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर इसमें बराह रास्त एक तरीके से जो मुलव्वस है, जो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, और बुनियादी तौर पर अदालतों की तरफ से इश्तिहारी उनको बुनियादी पर करार दिया गया है। तो इस तरह में जो अपोजिशन है उनका किरदार को समझने की बुनियादी पर व्यूअर्स ज़रूरत है। उनको समझने के लिए हमें इनका जो माजी है वो खंगालना होगा, वो जांचना होगा, और इस तरह में हमें इस बात का या इन सवालों की तरफ जो है वो जवाब जो है आसानी से मिल सकते हैं कि इनका माजी में क्या रवैया रहा है पाकिस्तान के साथ, ये एक तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से या पाकिस्तान की बुनियादी पर सियासत के साथ या पाकिस्तान के मफादात के साथ इनका जो है रवैया है उसको हम आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपको देखना होगा कि बुनियादी तौर पर 1988 से लेकर जो 1999 का जो ज़माना है वो बुनियादी तौर पर 10 साल का अरसा बनता है। तो इस ज़माने में अब क्या देखने में आता है, जो नवाज शरीफ है वो बुनियादी तौर पर बेनज़ीर की टांगें खींचते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जो बेनज़ीर है वो नवाज शरीफ की टांगें खींचते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो बेनज़ीर है वो उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाई जो है वो दिखाई देती हैं, नवाज शरीफ उन पर बराह रास्त जो इल्ज़ाम है करप्शन के वो दिखाई देते हैं। तो ये तमाम इस तरह सारे सिनेरियो जो पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पर देखने में इस तराजू में देखने में नज़र नहीं आती, सवाए करप्शन के, जिसमें बुनियादी तौर पर बेनज़ीर है वो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ पर करप्शन के या हॉर्स ट्रेडिंग के, रिश्वत के बुनियादी पर इल्ज़ाम लगाती है, और जो नू लीग है वो जरदारी पर या बेनज़ीर पर करप्शन के जो बुनियादी पर रिश्वत के और किक्स बैक्स के या कमीशन के बुनियादी पर इल्ज़ाम जो है वो दिखाते हुए साफ तौर पर दिखाई देती है। और बेनज़ीर कहती हुई दिखाई देती है, अपनी किताब के अंदर वो लिखती है कि नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए या उनके खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद है उसको कामयाब करवाने के लिए बुनियादी तौर पर क्या किया कि उसामा बिन लादेन से बुनियादी तौर पर पैसे लिए, उनको बुनियादी तौर पर जो छांगा मांगा की सियासत थी उसका आगाज़ किया, और मरी की सियासत थी उसका आगाज़ किया। जरदारी ने सवात के अंदर जो बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली थे उनको ले गए, बुनियादी पर वहाँ पर रखा कि तहरीक अदम एतमाद के वोट के तनाजुर में उनको लेकर जाएंगे, जब वोटिंग होगी तब लेकर जाएंगे, कहीं ये जो है दोबारा से कोई और इनको बुनियादी पर ना खरीद ले, जैसा कि ऐसा मौजूदा तनाजुर में या मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है इस्लामाबाद का जो सिंध हाउस है वो भी हमें साफ तौर पर देखने में साफ तौर पर नजर आता है। तो जरदारी साहब ये वही शख्स हैं या वही पाकिस्तान के सदर हैं या जो माजी में बुनियादी पर जो टिकटें हैं सिनेमा की वो ब्लैक करते रहे, और 3 साल के अंदर सिर्फ जेल के अंदर ये इस इल्ज़ाम में रहे कि इन्होंने एक शख्स के टांग पर बम बांध कर उनसे जो बुनियादी पर कमीशन हासिल किया, और बुनियादी पर अदालतों को अंदर यह जो इल्ज़ाम था वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसके लिए वो 3 साल तक जेल के अंदर जो
जो है बंद रहे। तो बुनियादी तौर पर उसके बाद 1996 से नवाज शरीफ ने इन पर केस बनाए और 96 से 2004 तक 8 साल जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात में, कमीशन के इल्ज़ामात में और रिश्वत के इल्ज़ामात में जरदारी साहब जो है 10 साल जेल के अंदर रहे। और ये 11 साल का अरसा बनता है जिसमें जो है इन्होंने करप्शन, बुनियादी पर करप्शन के इल्ज़ामात पे, रिश्वत के इल्ज़ामात में और बुनियादी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात में ये जेल के अंदर बुनियादी पर बंद रहे। उस हवाले से इनके कोऑपरेटिव स्कैंडल के हवाले से नवाज शरीफ का स्कैंडल आया जिसमें अपने बैंकों से कर्जे लिए और फिर बाद में उनके बैंकों के जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक थे, पाकिस्तान की एक तरह से दौलत, वो बुनियादी पर कर्जे लेके बाद में उनको एक तरह से खिलाफ कर लिया, एक तरह से कर्ज़ों को मुआफ़ करवा लिया। तो व्यूअर्स, ये सारा सिनेरियो जो है माजी में हमें देखने को इनकी जो क़यादत है वो बुनियादी तौर पर देखने में मिलता है। पाकिस्तानी कोई भी पॉलिसी जो है उस ज़माने में नज़र नहीं आती सवाए रिश्वत के, करप्शन के, और इनकी हुकूमत को डिज़ोल्व किया जाता था, दूसरी हुकूमत आती थी उनको डिज़ोल्व कर दिया जाता था करप्शन के इल्ज़ाम पर। और फिर इसी तरह जो है वो सिलसिला चलता रहा जिसके बाद मुशर्रफ ने जो है बुनियादी तौर पर मार्शल लॉ लगाया और इनसे बुनियादी तौर पर वक्ती तौर पर जान छूटी। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, 2013 से लेकर 2018 का अरसा जो है वही इनकी तारीख को समझने के लिए, या इनके जो बुनियादी तौर पर माजी है 2008 से लेकर 2018 तक का ज़माना, वो बिल्कुल काफ़ी है। 2008 को फरवरी को इलेक्शन होने थे, तो उससे पहले जो है मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन सबसे पहले भी जो मौलाना फजलुर रहमान उस ज़माने में बेनज़ीर हुकूमत को जो है तड़ियाँ लगाया करते थे कि बुनियादी तौर पर आपकी हुकूमत जो इस्लाम के अंदर जो औरत की हुकूमत है वो एक तरह से जायज़ नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर जब बेनज़ीर की हुकूमत की तरफ से उनको परमिट दे दिए जाते थे तो वो बुनियादी तौर पर तब उनकी हुकूमत जो है वो जायज़ हो जाती थी। तो ये सारा इनका अमल जो है उस सारे ज़माने में रहा। लेकिन समझने की बात ये है, इनके वालिद ही थे जो बुनियादी तौर पर जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बनाने के गुनाह में हम बिल्कुल भी शरीक नहीं थे, और ये मुफ्ती महमूद थे जो कि वालिद गिरामी हैं मौलाना फजलुर रहमान के। तो इसी हवाले से व्यूअर्स, हम 2013 से 8 से 2018 तक के अरसे का जायज़ा ले तो 2008 से इलेक्शन से पहले जो बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान थे, इन्होंने एन पैटरसन जो अमेरिका की एम्बेसडर है उनसे मुलाकात की, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में इजहार भी किया और मैं मुख्तलिफ तकरीर में अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में व्यूज़ करता भी रहता हूँ और आप बिल्कुल जानते हैं। तो एन पैटरसन से उन्होंने क्या कहा, फजलुर रहमान ने कहा कि बुनियादी तौर पर आप तो एक तो मुझे अमेरिका आने की दावत दें, मुल्क अमेरिका आने की मुझे दावत दें, और साथ ही साथ जो है वो मुझे दर हकीकत एक वज़ीर आज़म बनाए, उस पर मेरी सपोर्ट करें। और जो इनके साथ एक इनके तर्जमान मौलाना गफूर हैदरी होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वह आपकी आशीर्वाद से बनती है। तो ये ऑन रिकॉर्ड बुनियादी पर मामलात हैं। और इसी वाले से जरदारी साहब ने एन पैटरसन से मुलाकात की, उस वाले से पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ उन्होंने शिकायत भी लगाई और कहा कि कोई भी मामला जो है अपनी हुकूमत के हवाले से जो मैं फैसला करूँगा उसमें आपसे मशवरा करना जो है वो ज़रूरी समझूंगा। और नवाज शरीफ जब मुलाकात की उन्होंने कहा कि मैं आई एम प्रो अमेरिका। तो ये पॉलिसी बुनियादी पर इस मौजूदा हुकूमत या रजीम की तरफ से अपनाई गई, और इस हवाले से बहुत सी दूसरी मिसालें भी व्यूअर्स दी जा सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की हम कह सकते हैं 2013 से 18 के जो अरसा है हुकूमत का या अपोजिशन का, बुनियादी तौर पर उसमें नवाज शरीफ ने क्या किया, उसमें कुलभूषण यादव पर एक मामला या एक लफ्ज़ भी आज तक नहीं बोला गया और ना ही इसके बाद बोला जाएगा। ये एक बुनियादी तौर पर एक ठोस हकीकत है कि नवाज शरीफ अब भी भारत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे और ना ही बुनियादी तौर पर मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलेंगे और ना ही कश्मीर के मामले पर एक लफ्ज़ खिलाफ बोलेंगे और ना ही कुलभूषण यादव के मामले पर एक लफ्ज़ बुनियादी पर बोलेंगे। तो ये एक तारीखी हकीकत है। और साथ ही साथ इस तमाम अरसे में, इस तमाम सिनेरियो में हमने देखने को मिला कि मौलाना फजलुर रहमान जो 10 साल तक पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के दौर में भी 2008 से लेकर 2018 तक जो है वो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है कश्मीर, उस पर बुनियादी पर बराजमान रहे और एक लफ्ज़ भी कश्मीर के हक में बुनियादी पर नहीं बोला गया कि नवाज शरीफ जो है वो एक तरह से कठमंडों के अंदर मुलाकातें कर रहा था खुफिया मोदी के साथ, और साथ ही साथ जो मोदी है उनको बुनियादी पर अपने ख़ानदान पर शादी पर बुला रहा था। वो कह रहा था कि ये निजी दौरा है और साथ ही साथ उनको साड़ियाँ जो है वो बुनियादी तौर पर पेश की जा रही थी। और सज्जन जंदाल जो अमेरिका का एक स्टील आइकॉन है उनके साथ जो है बुनियादी तौर पर कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये अपने ज़ाती जो ताल्लुकात है उनको फ़रोग देते हुए साफ नज़र आते हैं। तो इस तनाजुर में इन चीज़ों को समझना आसानी से हमें समझ आ जाता है कि ये क्यों भारत के खिलाफ बोल रहे थे और ये क्यों बुनियादी तौर पर भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे, और साथ ही साथ ये क्यों मोदी के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज़ नहीं बोल सके आज तक, और क्यों जो कुलभूषण यादव है उनके मामले पर आज तक क्यों नहीं बोल सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान की एम्बेसडर जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो तस्नीम असलम है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने फॉरेन ऑफिस को बाकायदा ताकीद की थी कि आप कश्मीर और कुलभूषण यादव के मामले पर एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल बासित हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नवाज शरीफ ने हुर्रियत क़यादत से जब इंडिया का दौरा किया मिलने से साफ इनकार कर दिया, और साथ ही साथ जो इनके माली मफादात है वो इंडिया के साथ वाबस्ता थे। यानी ये पाकिस्तान की जो नेशनल मफादात है या पूरी कौम के व्यूज़
जो मफादात हैं उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे थे अपने ज़ाती मफादात के लिए। तो ये बताने का व्यूअर्स मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर जो तारीख़ होती है वो किसी भी कौम की यादाश्त होती है, उसकी बुनियादी तौर पर तारीख़ होती है या उसकी रोशनी होती है जिसके तनाजुर में वो आने वाले हालात जो है उसका जायज़ा ले सकती है, चीज़ों को समझने में उसके लिए आसानी पैदा हो सकती है। इस तनाजुर में बुनियादी तौर पर व्यूअर्स आप देखें कि क्या जो ख़त में इनकी मुलव्वस होना या इन किरदारों का या पोजीशन का मुलव्वस पाया जाना कोई मुश्किल दिखाई नहीं देता। क्या इनका माजी भी इसी तरह के वाक़या से दागदार रहा है और अमेरिका की क़यादत से जिस तरह के ये अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेंटी के हवाले से और मुख्तलिफ पॉलिसियाँ जो इनकी गवर्नमेंट जो अपनाती रही है वो किसी भी एतबार से पाकिस्तान के कम अज़ कम हक में जाती हुई नहीं दिखाई देती। और इस खत के हवाले से जो इजहार किया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से इनको इन्वॉल्व करके पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उनको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है या उन मौजूदा रजीम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो इनका एक वाज़े जो एक तरह से जो मौक़िफ़ है या पोजीशन का जो एक तरह से मौजूदा एक तरह से बुनियादी तौर पर एक तनाजुर है वो साफ तौर पर व्यूअर्स से दिखाई देता है। और मौजूदा तनाजुर में जो एक तरह से बुनियादी पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें अपोजिशन को बुलाया गया, व्यूअर्स अपोजिशन को बुलाया गया और यही वो शहबाज शरीफ थे जो आज से कुछ दिन पहले जब एक खाते वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को जलसे के अंदर लहराया तो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि अपोजिशन को यह खत दिखाए अगर आपके खिलाफ साजिश हुई है। तो अपोजिशन की तरफ से आज साफ तौर पर इनकार कर दिया गया आने की तरफ से और मुख्तलिफ हीले बहाने जो वो अपनाए गए जिसमें इनका जो किरदार है वो वाज़ेह तौर पर देखने में साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये मुबैना तौर पर इसमें साफ तौर पर मुलव्वस होते दिखाई देते हैं और उनका माजी जो है वो इसकी मिसाल जो है वो प्रोवाइड करता है या वो फ्राहम करता है। और इसमें बिला जवाज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इनमें इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या इनकी जो मुलव्वस होना है वो बुनियादी तौर पर कोई मुश्किल काम नज़र नहीं आता कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर या मौजूदा इमरान खान की गवर्नमेंट में इनके लिए जो मुश्किलात पैदा की हैं सो कॉल्ड इनके तनाजुर में बुनियादी पर उसका जवाब महंगाई को बनाकर ये दरहकीकत अपने ही मफादात की जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपने ही मफादात की ज़ाती मफादात की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ इनका किसी भी एतबार से कोई लेना देना जो है वो नहीं बनता। और साथ ही साथ व्यूअर्स अगला मेरा एक सवाल है जो बुनियादी पर मार्शल लॉ के हवाले से बात की जा रही है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक से कोई मार्शल लॉ नहीं लगने जा रहा। अगर मार्शल लॉ की आपने हिरार्की को या उसकी साइकी को समझना है तो पाकिस्तान के अंदर जो 3 के करीब जो 4 के करीब जो मार्शल लॉ लगे हैं उनको बुनियादी तौर पर आपको समझना होगा। इस हवाले से मैं थोड़ा सा तफसील से नहीं जाऊँगा लेकिन आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सबसे पहले आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर माजी जो मार्शल लॉ लगा है वो किस सिनेरियो में लगा है। तो इसके लिए आपको व्यूज़ आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो माजी में मार्शल लगा है तो सबसे पहले जब पाकिस्तान की क़यादत जो पाकिस्तान की एक क़यादत का फुकदान था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद तो उसके बाद हम देखते हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है बुनियादी उनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो अफसरान तबका था वो बुनियादी पाकिस्तान की सियासत पर गालिब आ गया और जो सियासतदान थे वो एक तरह से कमज़ोर हो गए और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो मजबूत होगी। अब जो ब्यूरोक्रेसी ये मजबूत होगी वो बुनियादी तौर पर अब क्या हुआ उसका तनाजुर गवर्नर जनरल जो है मलिक ग़ुलाम मोहम्मद उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया कि ऐन वक्त ऐसा ज़माना उन पर या उनकी सेहत के हवाले से आ गया कि वो बुनियादी पर कोई चीज़ खुद मुंह में नहीं डाल सकते थे। उनका फालिज का अटैक हो गया था या वो फालिज का शिकार हो गए थे लेकिन गवर्नमेंट छोड़ने पर वो तैयार नहीं थे। तो इसी हवाले से एक वज़ीर दफ़ा या फ़ौज का एक बंदा या इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा सिकंदर मिर्ज़ा आ गया, वो भी एक ब्यूरोक्रेसी का बंदा, उसने आके कब्जा कर लिया। तो बुनियादी पर उसके बाद सियासतदान तो कमज़ोर थे, किसी कोई ऐसी क़यादत मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थी कि जो सियासी क़यादत कर सकती। लेकिन इससे पहले सियासी क़यादत ने बुनियादी पर बहुत सी गलतियाँ भी की थी लेकिन उसके बाद देखते हैं कि इस सारे मौके का फ़ायदा उठाते हुए बुनियादी तौर पर अयूब खान थे वो इक़्तिदार में आए और उन्होंने बुनियादी तौर पर काफ़ी अर्सा जो है पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जो है कब्जा जमाए रखा और इस हवाले से कायद आज़म ने पहले ही इनकी इस हकीकत को पहचान लिया था कि ये जो शख्स है अयूब खान है इसमें जो सियासत है वो उसकी तरफ रुझान है कि दर हकीकत फ़ौजी का ये काम नहीं कि वो सियासत या सियासी मामलात में जो है मुलव्वस रहे। तो ये सारा सिनेरियो भी किस एतबार से लगा, मार्शल लॉ कब लगा, जब सियासी क़यादत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। तो ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया और बुनियादी तौर पर मार्शल लॉ का आगाज़ हुआ। यह पहला मार्शल लॉ था जो पाकिस्तान के अंदर लगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मार्शल लॉ लगा है, ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ लगा है। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे इक़दाम लिए, बोल्ड इक़दाम लिए, जब उसने कहा कि अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने में एक अहम किरदार अदा किया। क्या किरदार अदा किया? जब उसने कहा कि हमारा बहरी बेड़ा आ रहा है पाकिस्तान की मदद के लिए, जब वो नहीं आ सका
तो जो फॉरेन पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसमें तब्दीली लेके आए, उनके साथ सेंटो के माहिदा से अलहदा हो गए, जो यूरोपीय हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ था माहिदा उससे भी अलहदा हो गए। 1973 की पाक अरब और इसराइल की जो जंग थी उस हवाले से जो अरब ममालिक के जो सरबराहान कराम थे उन हवाले से उनको कहा कि आप इनका तेल बंद कर दें, तो अमेरिका के अंदर जो गाड़ियाँ थी वो चलना बंद होगी। उसके बाद हम 1974 के अंदर OIC का इजलास बनाया। इस सारे सिनेरियो में गो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सी गलतियाँ की, तो बुनियादी पर उनके खिलाफ एक ऐसी तहरीक जो है बुनियादी पर खड़ी की गई जिसके तनाजुर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और बुनियादी पर वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ये जो तहरीक मेरे खिलाफ उठी है ये बुनियादी तौर पर इसके पीछे अमेरिका है, और वो बता रहे थे कि मेरी जो पॉलिसियाँ जो मैंने अपनाई है वो अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल हो गई है, इसलिए वो मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने तकरीर की। उस ज़माने में कौन उठा था? ये वही लोग थे जिसमें बुनियादी तौर पर एक तरह से बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान के मुफ्ती महमूद उनके वालिद गिरामी थे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की बात करें तो उनके जो वालिद गिरामी हैं मोहम्मद जो है वो बुनियादी तौर पर शरीफ साहब, वो इसमें मुलव्वस थे, वो फंडिंग कर रहे थे सो कार्ड मुबैना तौर पर। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर जो अचकज़ई है उनके वालिद गिरामी वली खान बुनियादी पर, या ये जो सो कार्ड लोग अब भी मौजूद हैं वही इस सारे सिनेरियो में मौजूद थे। और उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो यूब खान भी एक बुनियादी पर एक इस्तारे के तौर पर वो भी अपना एक तरह से ख़त लहरा रहे थे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ जो साजिश की है वही जो बुनियादी तौर पर इमरान खान की क़यादत में बुनियादी पर अब इमरान खान भी लहराते हुए साफ दिखाई देते हैं। तो उस सिनेरियो में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने कमज़ोर हो गए, उनको कमज़ोर कर दिया गया कि अपोजिशन की तरफ से बुनियादी पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि गो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सी गलतियाँ खुद भी की थी, लेकिन बुनियादी पर इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर जो है मार्शल लॉ लग गया। ये दूसरा मार्शल लॉ लगा, उसके बाद तीसरा जो मार्शल लॉ लगा उसमें मैंने आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बेनज़ीर और इनकी जो करप्शन हो रही थी, जो मामला चल रहे थे मुल्क को जिस नहज पर उन्होंने पहुंचा दिया था, तो बुनियादी इसी चीज़ को जवाब बनाते हुए और जो त्यारा इन्होंने जो बुनियादी पर नवाज शरीफ ने अगवा करने की कोशिश की या मुशर्रफ को बुनियादी पर एक तरह से उनके एतबार से मुशर्रफ के एतबार से उनको कत्ल करने की कोशिश की, तो मार्शल लॉ का जवाब पाकिस्तान के अंदर व्यूज़ बना। और इसी तरह व्यूअर्स जो पाकिस्तान के अंदर अब मौजूदा तनाज़ुर में ये सारे सिनेरियो जो है वो देखने में नहीं मिलते। पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ का कोई जवाज़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी सिविलियन हुकूमत इतने अरसे दौरान नहीं चली कि 14 साल का अरसा पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है सो कॉल्ड वो चली आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 साल से जो फ़ौज है उसने भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर सियासत से अलहदा इख्तियार कर लिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है उससे तो फ़ौज कभी भी अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन सियासत के मामला से वो बिल्कुल अलहदा दिखाई देती है। इस एतबार से पाकिस्तान के अंदर माजी के एतबार से कोई भी मुमासलत नज़र नहीं आती, तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने का कोई चांस नहीं है। कि मार्शल लॉ जो पीछे लगे हैं उसमें कभी ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर थी, उस कभी जो सियासतदान थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर नवाज शरीफ या बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो मुख्तलिफ वजारतों के नीचे काम करती हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हों, इनमें बुनियादी पर ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो फ़ौज हो, उनमें जो ब्यूरोक्रेसी अफसरान तबका काम करता था उनमें बुनियादी पर करप्शन का रवाज दिया, किक्सबैक्स का रवाज दिया, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीके से जो है वो रवाज दिया। अब वही ब्यूरोक्रेसी जो है इस मौजूदा तनाजुर में, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, चाहे मुख्तलिफ वजारतों के अंदर हो, वो माफिया की शक्ल में जो है इमरान खान के सामने मौजूद है। और इमरान खान के मुकाबला जो है इससे सिर्फ मौजूदा अपोजिशन के साथ व्यूअर्स नहीं है, बल्कि एक पूरा एक सो कॉल्ड जो एक स्टेटस को है उसके में भी, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आपका सियासतदान तबका हो, चाहे वो आपका अदलिया के अंदर एक छोटा सा तबका हो, और साथ ही बुनियादी पर बहुत छोटा सा लेकिन मजबूत सा, और साथ ही बुनियादी पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो एक तरह से ताकतें बसती हैं उनके साथ इमरान खान की मौजूदा गवर्नमेंट का मुकाबला है। तो ये बुनियादी पर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि दर हकीकत इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बुनियादी पर मार्शल लॉ का जवाब पैदा हो गया है, लेकिन माजी के एतबार से कोई भी ऐसा मामला देखने में नज़र नहीं आता कि जब मार्शल लॉ लगा तो उसके लिए जवाब मौजूद था। लेकिन अब जो मामला है इसमें सारी जो करप्ट की आदत है सो कॉल्ड वो एक तरफ है, लेकिन जो इमरान खान है जिस पर कोई शख्स जो है वो उनकी बेईमानी के हवाले से जो सवालात नहीं उठाता, तो बुनियादी तौर पर आज एक मुल्क के अंदर एक ऐसी क़यादत मौजूद है जो दर हकीकत नेशनल इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उसने एक ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं जिसमें आप लम्हा ब लम्हा जो है बाखबर रहते हैं, जिसके लिए जो है बुनियादी पर मार्शल लॉ जो है वह मौजूदा माहौल में बुनियादी पर सिर्फ वक्ती तौर पर दिखाई नहीं देता। मुस्तकबिल का हम बुनियादी पर जो है इस हवाले से जायज़ा नहीं ले सकते, लेकिन अब जो
है, इस हवाले से कोई भी इसका इम्कान नहीं है। तो व्यूअर्स, अब मौजूदा तनाजुर में जो सवाल उठता है कि पाकिस्तान का अब मौजूदा सिनेरियो में जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले को बुनियाद बनाते हुए ये सारा मामला क्रिएट कर दिया गया, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया गया है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? तो पाकिस्तान का व्यूअर्स एक लफ्ज़ में नोट कर ले, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है या मुस्तकबिल है वो अब ताबनाक है। क्यों? बुनियादी तौर पर अब कहने का मकसद ये है कि आप जरदारी को बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ से कंपेयर कर सकते हैं, आप नवाज शरीफ को जरदारी से कंपेयर कर सकते हैं व्यूअर्स। इसी तरह आप शहबाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान से कंपेयर कर सकते हैं और मौलाना फजल रहमान को उनसे कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह बिलावल भुट्टो को आप हफ्जा शहबाज या बुनियादी तौर पर मरियम नवाज साहिबा से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इन सारी अपोजिशन क़यादत को इमरान खान के साथ जो है वो कंपेयर किसी भी एतबार से नहीं कर सकते। इनका माजी जो है वो मैंने आपके सामने रखा है, जो इस चीज़ की जो है वो बुनियाद फराम करता है। उनमें जो बुनियादी तौर पर एक फ़र्क है वो बुनियादी तौर पर वाज़िह होकर सामने आता है। जो शख्सियत परस्ती है व्यूज़ वो इस्लाम में बुनियादी तौर पर हराम है, वो किसी भी एतबार से हो। लेकिन जो इमरान खान है वो कोई मसीहा मुल्क नहीं है, लेकिन मौजूदा सारी सूरत हाल के अंदर जो वह मसीहा से कम भी नहीं है। शख्सियत जो परस्ती है वो इस्लाम में इसलिए हराम है कि बुनियादी तौर पर कोई भी शख्स जो है वो मुकम्मल नहीं होता। शख्सियत परस्ती के बारे से अगर बात करें कि जिनकी मुकम्मल तौर पर शख्सियत परस्ती की जा सकती है वो एक ज़ात है, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनके अलावा किसी भी एतबार से किसी भी शख्स की शख्सियत परस्ती नहीं की जा सकती कि हर शख्स जो है वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि खामियों को जो है वो पुतला है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत परस्ती है उस पर भी अल्लाह ताला ने एक हद जो है वो मुकर्रर कर दी गई है कि उनकी शख्सियत परस्ती इस हद तक की जाएगी कि कहीं जो है वो शिरक का जो है वो शाइबा बुनियादी तौर पर ना हो। तो ये जो एक शख्सियत परस्ती का एक हम कह सकते हैं इस्तिस्ना हासिल है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है और इस एतबार से किसी को भी हासिल नहीं है। और पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में व्यूअर्स अगर देखें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा ताबनाक है। जो पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है वो ये चाहती है कि इस रजीम पर बुनियादी पर इमरान खान की गवर्नमेंट को हटा कर वो अपने केसेस को जो ख़त्म करे और बुनियादी पर इलेक्शन के अंदर जो सो कॉल्ड वो इस्लाहात करना चाहती है वो करे और अपनी जो है एक बुरी हुकूमत बनाए, उनके ज़रिए से वो इलेक्शन करवाए। और ब्यूरोक्रेसी जो उनके बुनियादी तौर हम कह सकते हैं उनकी आशीर्वाद से चलती रही है, उन्होंने 30 साल के अरसे में उनको पाला पोसा और जवान और बड़ा और बुरा कर दिया है। जैसे ये खुद बूढ़े हो चुके हैं इस तरह ब्यूरोक्रेसी भी बूढ़ी हो चुकी है। इनके जवान बच्चों के साथ इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर अगली ब्यूरोक्रेसी की नस्ल वो भी जवान हो चुकी है। तो इस सारे सिनेरियो में वो चाहते हैं इस ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलाते हुए जो इलेक्शन अगला आने वाला है उसमें इमरान खान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाए। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन होगा इस हवाले से इमरान खान की गवर्नमेंट है वो तो अपना पूरा जोर लगाएंगे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद चाहे वो नाकाम हो या कामयाब, लेकिन अपोजिशन के लिए हमेशा खसारे का सौदा रहेगा, क्योंकि जो अवाम है वो बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के साथ है, मुल्क के मफादात के साथ है, मुल्क की सोवरेंटी के साथ है। मुल्क को उसके पाँव पर खड़े करने के लिए जो नौजवान तबका है वो तैयार नज़र आता है। 1,70,00,000 वोट इमरान खान ने 2018 में हासिल किया। 1 करोड़ के करीब जो नौजवान है वो पाकिस्तान के बैरून मुल्क वाबस्ता है या वहाँ पर काम करता है, तो उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है जो इमरान खान के साथ देती है। तो ये एक वोट बैंक ऐसा होगा जो इमरान खान के वोट में जब शामिल होगा तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो सामने आ जाएगी, जिसके नतीजे में इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकेंगे, कि जिसके नतीजे में अपोजिशन का जो मुस्तकबिल है वो बुनियादी तौर पर हमें अंधेरे में साफ तौर पर जाता हुआ दिखाई देगा। और इमरान खान जो पाकिस्तान के साथ करेंगे उनकी पॉलिसियाँ जो है उनके साथ अब इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर पॉलिसियों के एतबार से इस एतबार से इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर कोई ऐसे इकदाम उठाते हैं कि जो मुल्क के लिए इस तरह से एक तरह से काबिल कबूल या फ़ायदामंद नज़र आपकी नज़र में नहीं आते कि दरअसल आप उनके साथ जो बुनियादी तौर पर एक तरह से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन इस चीज़ में ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के साथ सिंसियर है, वो मुल्क के मफादात के साथ सिंसियर है, वो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी उसके साथ सिंसियर है, वो मुल्क की जो सोवरेंटी है उनके साथ सिंसियर है। तो इस तमाम तरीक़ के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है डिसाइसिव मूवमेंट पर या फैसला कुन वक्त पर खड़ा है कि पाकिस्तान ने एक 70 साल की तारीख है जिसमें पाकिस्तान ने एक डिक्लाइन जो वो देखा है। अब पाकिस्तान के जो मौजूदा एक यूथ है, जो एक पाकिस्तान की 63% जो आबादी है नौजवानों की जो 15 से 35 साल के जो है उम्र के अंदर जो वो रखते हैं, तो बुनियादी वो इमरान खान की क़यादत के साथ उनकी अक्सरियत जो है वो मौजूद है। तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है व्यूअर्स वो ताबनाक है और इस हवाले से पाकिस्तान को बुनियाद पर कोई भी खदशात नहीं हो सकते कि ये जो मौजूदा रजीम है या मौजूदा जो स्टेटस को है
उनको बुनियादी तौर पर अब ये जो तबका है वो बुनियादी तौर पर रोक नहीं सकेगा, या बुनियादी तौर पर ये जो मौजूदा हुकूमत का एक तरह से नज़रिया है या पाकिस्तान के मफादात का जो एक तरह से नज़रिया है उसमें कोई भी जो है वो एक तरह से नहीं कर सकेगा। और ना ही बुनियादी तौर पर ये लोग जो है बुनियादी तौर पर अब फ़ौज को जो है वो सियासत के अंदर घसीट सकेंगे कि बुनियादी तौर पर फ़ौज को ही मुतनाज़ा बनाकर उन पर ये तनकीद करके कोई ऐसा जवाब खड़ा कर दिया जाए अगर हम ना रहे तो इमरान खान भी ना रहे, तो वो भी बिल्कुल व्यूअर्स नामुमकिन है। तो मेरी आपसे माजरत है व्यूअर्स, वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मैंने 5 सवालात रखे थे अपनी इस लिस्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वो मुझे उम्मीद होगी कि आपके जो जहन में सवालात इस मौजूदा सिनेरियो में इकट्ठे हो गए थे जहन में, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं माजरत करता हूँ आपके वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा लेंथ या बुनियाद पर इतनी ज़्यादा वो जो है लंबी हो गई, तो मैं आप इस एतबार से आपसे जो है वो माजरत करता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।